हेलो स्टूडेंट्स, डीएसआर पब्लिक स्कूल की तरफ से आप सभी को नमस्कार। और इस ऑनलाइन टीचिंग के सीरीज़ में आज हम लोग क्लास 8 का जो हम लोग का पार्ट बचा हुआ था लेसन 1 का, ये है आपका कंपोजिशन ऑफ द सेंटेंस। इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऊपर तो हम लोग ये पढ़ ही चुके थे। तो चलिए ये क्लास 8 का लेसन 1 कंपोजिशन ऑफ द सेंटेंस समझा जाए। देखिए, द सेंटेंस is composed by some arrangements. These arrangements are called components. यानी कि कोई भी सेंटेंस होता है तो वो सेंटेंस कुछ ना कुछ चीज़ों से मिलकर बनता है, और वहीं जो कुछ चीज़ें मिलकर किसी सेंटेंस का निर्माण करते हैं तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग कंपोनेंट्स बोलते हैं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस आर, तो देखिए वे जो मेन कंपोनेंट्स है वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि सेंटेंस में मिलकर सेंटेंस का निर्माण करते हैं, तो वे क्या है? वे पहला नंबर पर हैं सब्जेक्ट। वे सब्जेक्ट हो सकता है छोटा कंपोनेंट। देखिए कोई भी सब्जेक्ट आता है, सेंटेंस आता है तो उसमें सब्जेक्ट रहता है कि नहीं? अवश्य रहता है, तो छोटा कंपोनेंट हुआ। तो उसी प्रकार छोटा कंपोनेंट में हो सकता है पहला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? द नाउन और प्रोनाउन दैट रिलेट्स टू एन एक्शन और पोजीशन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, और आता क्या है, ये बहुत ही जगह पर नाउन प्रोनाउन आता है, ठीक है ना। और ये रिलेट करता है किससे? किसी एक्शन से रिलेशन रख सकता है या किसी पोसेशन से रिलेशन रख सकता है, तो उसे ही हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट को आप इसे एडिशनल तरीके से ले लीजिए। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, यानी कि कोई भी वो एक्शन करता है, कोई भी वो काम करता है, कोई भी वो क्रिया करता है तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। या कोई भी वो पोजीशन या कोई भी वो अधिकार दिखा रहा है तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए सब्जेक्ट को पहचानने के लिए एक आसान तरीका है कि मान लीजिए कि आपको किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं पता चल रहा है तो आप उसमें हु से क्वेश्चन कीजिएगा या व्हाट से क्वेश्चन कीजिएगा, तो जो भी आंसर आता है उसका सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर पहला बता दूँ, यहाँ पर है आई हैव सेंट 2 emails बाय द एंड ऑफ द डे, यानी कि मैं इस दिन के अंत तक 2 emails को भेज चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप लोग को देखते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, लेकिन मान लीजिए कि हमें नहीं पता है कि सब्जेक्ट कौन है। तो पहला है कि क्या कहता है सब्जेक्ट, द नाउन और प्रोनाउन दैट रिलेट्स टू एन एक्शन, यानी कि एक्शन से रिलेशन उसका होता है। तो देखिए आई जो सेंड कर रहा है ईमेल को, जो भेज रहा है ईमेल को, वो कौन है? कौन भेज रहा है? तो आई भेज रहा है। तो यहाँ पर रिलेशन हो रहा है एक्शन से, तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर भी फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसका क्वेश्चन कीजिए हु से। हु हैव सेंट 2 emails बाय द एंड ऑफ द डे, यानी कि कौन जो है वो ईमेल को भेज चुका है, 2 ईमेल को भेज चुका है इस दिन के अंत तक। तो यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर आई है, इसका जवाब आ जाएगा। दूसरा में यदि आप हु से क्वेश्चन कीजिएगा, द टीचर इज टीचिंग अस, हु इज टीचिंग अस, हम लोग को कौन पढ़ा रहे हैं? देखिए तो यहाँ पर होगा द टीचर, यानी कि हु का आंसर है द टीचर। तो जो भी सब्जेक्ट होता है हु या व्हाट का आंसर होता है, और ये जो सब्जेक्ट होता है कोई ना कोई एक्शन दिखाता है या तो फिर पोजीशन दिखाता है। देखिए द टीचर इज टीचिंग, एक्शन क्या कर रहा है? टीचर टीचिंग का एक्शन कर रहा है। इसी तरह ये सारा एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा नंबर पर है वर्ब। वर्ब क्या होता है? द स्टेट ऑफ एन एक्शन और पोजीशन इज कॉल्ड अ वर्ब, यानी कि किसी भी एक्शन और पोजीशन की जो अवस्था होती है उसे ही हम लोग वर्ब कहते हैं। वर्ब का मतलब होता है कुछ करना या होना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आई बाउट अ न्यू ग्रामर बुक, आई बाउट अ न्यू ग्रामर बुक, मैं एक नया ग्रामर बुक खरीदा। तो यहाँ पर क्रिया क्या हो रहा है? कुछ काम क्या हो रहा है? कोई एक्शन क्या हो रहा है? आई बाउट, बाउट का यानी खरीदने का, मैं उसको खरीदा हूँ तो मेरा खरीदने का क्रिया हुआ, एक्शन हुआ। दूसरा नंबर में द बल्ब इन द गार्डन इज फ्यूज, यानी कि जो बल्ब है बगीचा में वो फ्यूज है, जो बल्ब है वो फ्यूज है। तो यहाँ पर किस चीज़ का एक्शन है? वो है एक्शन, सॉरी यहाँ पर एक्शन तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर पोसेशन है। पोसेशन मतलब होता है कि वो ऑलरेडी है। पोसेशन मतलब ऐसे तो अधिकार होता है, लेकिन पोसेशन में आप एक चीज़ और ऐड कर लीजिए कि वो ऑलरेडी है, ठीक है। बीइंग आप उसको बोल सकते हैं, बीइंग। डूइंग और बीइंग, वर्ब में आता है 2 चीज़। डूइंग एक तो होता है डूइंग,
और एक होता है बीइंग, डूइंग और बीइंग। तो देखिए जो बल्ब है वो किस चीज़ में क्या है, पहले से फ्यूज है, तो वो बीइंग हो गया, तो बीइंग हो गया तो वर्ब हो गया। यहाँ पर डूइंग हो रहा है, आई बॉट मैंने खरीदा, तो खरीदा तो डू मैंने किया, डूइंग मैंने किया हुआ है, खरीदा हुआ है, तो ये वर्ब हो जाएगा। इसी तरह कम एंड सिट हियर, देखिए यहाँ पर कम एंड सिट हियर, तो कम एंड सिट हियर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर डूइंग है, कम एंड सिट हियर, आइए एक्शन हो रहा है, तो इसी तरह ये वर्ब हो जाएगा। तो इसी तरह आगे हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है द सेगमेंट दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस, यानी कि कॉम्प्लीमेंट एक हिस्सा होता है सेंटेंस का जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करता है, बट एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग परंतु उसको छोड़कर, किसको छोड़कर, द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है एक सेंटेंस का हिस्सा ही होता है, परंतु इसको आप निकाल दीजिए, सब्जेक्ट और वर्ब को निकाल दीजिए, और जो बचा हुआ हिस्सा है उसी को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। द कॉम्प्लीमेंट कैन बी ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एक कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, यानी कि ऑब्जेक्ट हो सकता है, दूसरा टाइम के रूप में आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट टाइम हो सकता है, प्लेस हो सकता प्लेस हो सकता है, रीजन हो सकता है, और मैनर हो सकता है, ठीक है। तो देखिए देखा जाए कि कैसे जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो पहला नंबर पर है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर लिखा है, अब देखिए अब आपको समझना है कि ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है कोई कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आपको ये समझना होगा कि ऑब्जेक्ट आखिर होता क्या है। पहले आप ऑब्जेक्ट को जानिएगा तभी ना समझ पाइएगा कि ऑब्जेक्ट कैसे हो रहा है। तो पहले आपको जानना है ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए कोई भी क्रिया होती है सेंटेंस में, जो सब्जेक्ट होता है वो किसी एक्शन का डूअर होता है, और जो एक्शन होता है वो वर्ब हो जाता है, और जो एक्शन का प्रभाव होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, जिस पर उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। किसी भी सेंटेंस से यदि हमें साधारण तौर पर ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो यदि हम उस सेंटेंस के वर्ब में नहीं, सॉरी, इसको छोड़िए, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर समझिए, द रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन अफेक्टेड बाय द वर्ब, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वो जो भाव से, यानी कि जो क्रिया से प्रभावित होता है, किसी भी काम से जो प्रभावित होता है उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। द वर्ब डायरेक्टली इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। देखिए क्या है, पहला द हंटर किल्ड, जो हंटर है वो तो मारा, द हंटर जो शिकारी वो तो सब्जेक्ट है, और किल्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया। लेकिन जो शिकारी ने मारा, किसे मारा, मारने का प्रभाव किस पर पड़ा, डियर पर पड़ा, ए डियर पर पड़ा। तो ए डियर क्या हो गया, यहाँ पर ए डियर हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब को कर रहा है, लेकिन वर्ब का रिफ्लेक्शन किस पर हो रहा है, कौन वर्ब को प्राप्त कर रहा है, वर्ब किस पर घटित हो रहा है, क्रिया किस पर घटित हो रहा है, ए डियर पर। तो इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट बोल देंगे। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर, जो डाकिया है वो डिलीवर कर रहा है, लेकिन किस चीज़ को डिलीवर कर रहा है, आखिर उसका जो वर्ब है उसका किस चीज़ से उसका वर्ब हो रहा है, किस चीज़ से उसका काम हो रहा है। यदि लेटर नहीं रहेगा तो क्या डिलीवर करेगा, यानी कि डिलीवर करने का काम अफेक्टेड है लेटर से, ठीक है ना। इसी तरह द सिंगर सैंग अ सॉन्ग, अब सिंगर है गाना गा रहा है, लेकिन गाना किस चीज़ का गा रहा है, सॉन्ग का गा रहा है, यानी कि वर्ब से ये अफेक्टेड है। तो ये सारा का सारा इन द पार्टी, ये सारा का सारा ऐसे ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट, तो उसमें हम लोग डीपली ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। आगे हम लोग बी नंबर में पढ़ते हैं टाइम। टाइम तो आप लोग जानते ही हैं, कभी भी आप वेन से क्वेश्चन कीजिए, कभी भी आपको टाइम निकालना है किसी भी सेंटेंस में, तो आप वेन से क्वेश्चन कीजिए उस सेंटेंस में, तो आपको टाइम निकल जाएगा। इट इज़ द टाइम व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस। और टाइम क्या होता है कि यह वह समय होता है जब कोई भी काम होता है, जब कोई भी काम किया जाता है। आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, मैं स्कूल जाने का काम कब करता हूँ, मॉर्निंग में। तो व्हेन आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल कब जाता हूँ, आप यदि क्वेश्चन करेंगे तो इन द मॉर्निंग इसका जवाब होगा। तो ये हमारा टाइम निकल गया। ही कम्स एट 10 AM। देखिए यहाँ पर समय इसी तरह देखकर भी पता चल जाएगा कि समय क्या है, इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा क्वेश्चन की भी आवश्यकता नहीं है। गोलू प्लेस इन द इवनिंग, समय क्या है, वेन गोलू प्लेस, गोलू कब खेलता है तो इन द इवनिंग, ये सारा का सारा निकल जाएगा। इसी तरह सी नंबर में है प्लेस। प्लेस मतलब भी होता है जगह, स्थान। तो इट इज़ द प्लेस और पोजीशन वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस। और प्लेस क्या होता है कि यह एक जगह होता है जहाँ पर कोई भी काम किया जाता है। जैसे पहला में क्या है, आई डिस्प्लेड ऑल द राइट अप्स ऑन द नोटिस बोर्ड।
यानी कि मैंने जितने भी लिखने का काम था उसको मैंने नोटिस बोर्ड पर लिखा। तो देखिए यहाँ पर भी आप प्लेस में वेयर से क्वेश्चन करते हैं, वेयर आई डिस्प्लेड ऑल द राइट अप्स, मैंने कहाँ दिखाया, जो भी लिखने का मेरा वो सारा वर्क था उसको मैंने कहाँ लिख कर दिखाया, तो यहाँ पर ऑन द नोटिस बोर्ड हो जाएगा। यानी कि वेयर से इसका क्वेश्चन कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। जगह तो वैसे भी मालूम हो जाता है, जैसे कि इन द हॉल है तो हॉल में जगह हो गया, मेरठ है तो मेरठ में जगह हो गया, इसी तरह है सारा। तो आगे हम लोग देखेंगे रीजन। रीजन क्या होता है? रीजन होता है कारण। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ द वर्ड और फ्रेज दैट शो द केज बिहाइंड एन एक्शन। यह रीजन एक शब्द हो सकता है या कोई फ्रेज हो सकता है। फ्रेज मतलब क्या? दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बना हुआ, जिसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रहता है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि इट इज़ द वर्ड और फ्रेज दैट शोज द केज बिहाइंड एन एक्शन। यह वर्ड होता है या फ्रेज होता है और यह दिखाता है कि किसी भी एक्शन के पीछे उसका कारण क्या है, किस चीज़ के कारण से वो एक्शन हुआ है। द मदर फीड्स द चाइल्ड एज ही इज़ हंग्री। माता जो है उसने बच्चे को फीड किया, भोजन खिलाया। क्यों? क्योंकि वह भूखा था। तो कारण क्या है कि वह भूखा था। इसमें आप यदि नहीं समझ में आएगा तो इसे वाई से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। द मदर फीड्स द चाइल्ड वाई, जो माता है उसने बच्चों को खिलाया। क्यों खिलाया? तो क्योंकि एज ही इज हंग्री, क्योंकि वह भूखा था। नहीं मतलब भूखा है, था नहीं होगा। शी वेंट टू सी द फेयर, वह गई मेला को देखने के लिए, ठीक है ना। शी वेंट टू सी द फेयर, यहाँ पर वह गई, लेकिन जाने का कारण क्या है? सी द फेयर, मेला देखने का कारण। सी वेंट वाई टू सी द फेयर, ठीक है ना। सी वेंट वाई टू सी द फेयर, यहाँ से होगा टू सी द फेयर। इसी तरह है आई गो टू अ स्कूल टू लर्न समथिंग, कारण क्या है मेरा स्कूल जाने का? टू लर्न समथिंग, यानी कि कुछ हमको सीखना है, इसीलिए हम जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो मैनर है। मैनर क्या होता है? मैनर का अर्थ होता है ढंग, तहजीब, तरीका। तो द वर्ड और फ्रेज दैट डिस्क्राइब द स्टाइल और फैशन इज कॉल्ड मैनर, यानी कि वे वर्ड या फ्रेज जो किसी भी वर्क का, किसी भी एक्शन का स्टाइल और फैशन, उसका मतलब कि ढंग के व्यक्त करते हैं, उसी को हम मैनर कहते हैं। जैसे कि पहला है वी शुड टॉक पोलाइटली। वी शुड टॉक पोलाइटली, हम लोग को बात करना चाहिए, लेकिन बात करने का फैशन क्या है, बात करने का स्टाइल क्या है? पोलाइटली। किस प्रकार से हम लोग को बात करना चाहिए? तो पोलाइटली। तो पोलाइटली क्या हो जाएगा हम लोग का? ये मैनर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे लिखा हुआ है, ये धुंधला आ रहा है। वी शुड नॉट ईट हेस्टली। वी शुड नॉट ईट हेस्टली, हम लोग को नहीं खाना चाहिए, लेकिन खाने का फैशन स्टाइल क्या है? खाने का स्टाइल क्या है कि हेस्टली, हम लोग को जल्दबाजी में कभी भी नहीं खाना चाहिए। तो ये तरीका हो गया खाने का कि किस तरह हम लोग को नहीं खाना चाहिए। जल्दबाजी में खाना भी एक खाने का तरीका है, लेकिन हम लोग को उस तरीके से नहीं खाना चाहिए। आई राइट नेटली, मैं साफ लिखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ जी? तो नेटली। हमारा लिखने का तरीका है कि मैं साफ साफ ही लिखता हूँ। कितने लोग होते हैं वो बढ़िया नहीं लिखते हैं, लेकिन मैं जो हूँ साफ साफ लिखता हूँ, ये लिखने का तरीका है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जो कि लेसन 1 ही होगा, और इसमें काइंड्स देखेंगे हम लोग कितने सेंटेंस का कितना प्रकार होता है। तब तक के लिए आप लोग थैंक यू।